साइंस बुक है। क्वेश्चन नंबर फिजिक्स में क्वेश्चन है 776, लेकिन लिखा हुआ 676 है। ये 776 होगा। स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो लटका हुए बिंदु के ठीक नीचे। लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, यानी जो लटक रहा है लटका बिंदु के ठीक नीचे पर होगा क्या? द्रव्यमान गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 777 है क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, कम दिखाएगा? अधिक दिखाएगा। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या दिखाएगा? वजन अधिक दिखाएगा। नीचे की ओर आएंगे तो वजन कम दिखाएगा। एक समान वेग से ऊपर की ओर जाएंगे, एक समान वेग यानी त्वरण का मान क्या होगा? 0। यानी आगे देखेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लिफ्ट के अंदर पिंड के भार में संदर्भ में जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो लिफ्ट में स्थिर व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक समान वेग से जाएगा तो त्वरण का मान क्या होगा? 0। इसलिए ऊपर या नीचे जाने पर एक समान वेग से उस व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। यह भारहीनता का स्थिति है। ऑप्शन सी नंबर वाला याद रखना कि जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 778। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को ही वजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 779। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? ये वापस? एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो कोई पिंड मुक्त रूप से गिरकर तब पृथ्वी पर पहुंचेगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं, जबकि भार किसी वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्व बल है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 781 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो जी से, छोटा अक्षर जी से ना। 782। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 783। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं करते। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनियांत्रिक तरंग है, जिसके संचरण के लिए कोई भी माध्यम होना जरूरी है, या तो ठोस, द्रव या फिर गैस। क्योंकि चंद्रमा निर्वात में है, वहाँ पे कोई माध्यम है नहीं, इसलिए वहाँ गमन नहीं कर सकती है। अब उपग्रहों की गति या पलायन वेग, ग्रहों के परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? हाँ, फैला हुआ वृत्त के जैसा। ये परवलयिकार अगर देगा तो। क्वेश्चन नंबर 785। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कार्य क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब घूम रहा है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 786। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 787। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को।
क्वेश्चन नंबर 788 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है बताना है। तो एक ग्रह की कक्षा के दो केंद्र बिंदु, ये सही है क्या? नहीं, दो केंद्र बिंदु तो होता नहीं, एक केंद्र बिंदु होता है जिसके फोकस में कौन होता है? सूर्य। एक ग्रह की कक्षा में दो केंद्र बिंदु, ये सर यही नंबर तो सही है। एक ग्रह की कक्षा में दो केंद्र बिंदु एक में सूर्य फोकसी के में साथ एक में सूर्य के साथ अंडाकार। अच्छा ठीक है, केंद्र बिंदु एक में एक ग्रह की कक्षा में दो केंद्र बिंदु, सभी में दो केंद्र बिंदु ही है ना ऑप्शन में। तो दो केंद्र बिंदु में एक में क्या रहता है? सूर्य के साथ अंडाकार। सूर्य के साथ, एक में खुद रहेगा और एक में सूर्य के साथ अंडाकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 790। एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक के कक्षा में पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेगा? तो भू-स्थिर ग्रह इतना पे उड़ता है, यानी 24 घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आकार में बदलाव 790 है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 791। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? बढ़ती है कि घटती है? बढ़ जाती है। जब कंप्रेस करेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है। स्थिति जब छोड़ते हैं, जब अधिक चोट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 792। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की इकाई नहीं होती है, विकृति कोई इकाई ना ऐसा मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 792 हो गया ना? 793। बिना भंजन यानी बिना ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सुघट्यपन कहलाता है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होना। यानी यदि किसी वस्तु या बॉडी या पर भार लगने पर यह विकृति हो जाए, लेकिन जैसे ही भार हटाया जाए वह अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए, पदार्थ या बॉडी का यह गुण उसका प्रत्यास्थपन पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न आए, इस गुण को सुघट्यपन कहते हैं। वह अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए। पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में। अब हम नीचे वाला पढ़ रहे हैं, नीचे वाला। यदि किसी वस्तु या बॉडी पर भार लगने पर वह विकृति हो जाए, लेकिन जैसे ही हटाया जाए वह अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए, तो पदार्थ या बॉडी का वह गुण उसका प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन कहलाएगा, ये प्रतिस्थापन है। लेकिन सुघट्यपन जो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। जैसे प्लास्टिक को खींच देंगे वो फिर से अपने अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। हाँ, रबड़ आएगा तो रबड़ को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। लेकिन प्लास्टिक को सुघट्यपन। क्वेश्चन नंबर 794। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रतिस्थापन गुणांक कितना होता है? वो 1 होता है। प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? 1। पृष्ठ तनाव या केशिकत्व। एक क्वेश्चन नंबर 795। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कोशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कैपिलरी क्या है? तो केशिका क्रिया, केशिकत्व जिसको बोलते हैं, किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या गिरता है। इसी क्रिया द्वारा की गई ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है। इसका अन्य उदाहरण, यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाली जाए तो केशिकत्व के कारण ये नली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 796। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है ना? तो केशिकत्व ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 797। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक द्रव की बूंदें संयोजित होती है क्योंकि उसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण एक द्रव की बूंदें संयोजित होती है क्योंकि उसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 798। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 799। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? द्रव की सतह गति की दिशा में गति करेगा और टैंक के पीछे की ओर उठेगा। टैंक के पीछे की ओर उठता है, ऐसे ही होता है। हाँ, अगर 2/3 भाग कोई किसी टैंक का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो वह गति करेगा, पानी गति करेगा इधर की ओर, जिधर गाड़ी रुका जिधर गति कर रहा था, लेकिन पीछे से तो उठेगा ना, पानी ऊपर उठेगा। समझ में आ रहा है? जैसे डेगची में पानी लेके जाते हैं, आधा डेगची लेके जाएंगे, आधा डेगची लेके जाएंगे और पूरा दौड़ेंगे, तो जैसे हम लोग रुकेंगे तो पानी आगे की ओर आएगा और पीछे से हम लोग क्या जाएगा, बाहर ऊपर उछलने लगता है। वही यहाँ बोल रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया, पूरा नहीं भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव की जो सतह होगी वो गति की दिशा में गति करेगा, जिधर गाड़ी गति करे उधर ही गति करेगा, लेकिन टैंक के पीछे की ओर उठता है, तो पानी किधर की ओर उठेगा? पीछे की ओर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 800 होगा, लेकिन यहाँ लिख दिया है 700। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है? वह घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन डी। ये 700 वही 1 2 ये दिया हुआ है। अच्छा 700 पढ़ते हैं। 701 बोले 801 होगा, लेकिन लिखा हुआ 701। तो सब गलती कौन लिखा है? बुक में ही लिखा है? हाँ, बुक में ही लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल t बांध की मोटाई, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करेगा? इनमें से किसी के नहीं। तो दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, नहीं क्षेत्रफल पर नहीं करता। ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो दाब बराबर ऊंचाई, दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊंचाई का होता है, तो ऊंचाई पर। अतः जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भले जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 702। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कॉर्क का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है। पानी घनत्व से अधिक है। देखो यहाँ खाली कॉर्क का बोल रहा है। ऑप्शन बी में लोहे की कील का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है, तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक, इसलिए तो वो नीचे डूब जा रहा है ना। भारी होने के कारण नहीं, घनत्व होने के कारण। भारी तो नाव भी होता है, काहे नहीं डूबता? हाँ क्या हुआ? किसी का भी बना सकते हैं, बस शेप थोड़ा अलग देना। हाँ लोहा का। हाँ सर, कारण उसका घनत्व कम होता है ना, पानी के घनत्व ज्यादा होता है। पानी के घनत्व ना, हाँ। उसके बाद उसका बनाने का शेप भी थोड़ा अलग हो जाता है। बनाने का शेप अलग हो जाता है तो पानी उतना आता नहीं है, इसलिए भी। नहीं तो घनत्व उसका देखेंगे एकदम डूबे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 803। बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का प्रमेय किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 804। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति के से पानी गिर रहा है, तो और
निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ये हम लोग क्या बताना, बल क्या होगा। F बराबर क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर होता है ma। तो सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकेंड v दिया हुआ है और q दिया हुआ VQ मीटर क्यूब पर सेकंड है। मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ F बराबर यहाँ लगाएंगे रो जी एच इंटू में एरिया। तो F बराबर रो जी भी प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है, जो वेग दिया हुआ है बराबर रो जी क्यू। तो भी के जगह में क्या लगा देंगे क्यू, या क्यू कितना दिया हुआ है 10 का पावर -4 हो जाएगा, 1 × 10 का पावर -4। तो 1000 रो का वैल्यू कितना होता है 1000 इंटू 10 इंटू 1 गुना 10 का पावर -4, आगे कितना न्यूटन 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 805। द्रवों में घर्षणों को क्या कहा जाता है, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 806। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है, आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, इसके अनुसार कोई वस्तु जो द्रव से में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबी हुई है, उसके ऊपर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस बल को उत्प्रेक्ष बल भी कहते हैं। इस बल के कारण किसी द्रव के आंशिक रूप से डूबा हुआ पिंड अपने वास्तविक वजन से कम वजन का प्रतीत होता है, अर्थात हल्का प्रतीत होता है। इसीलिए तो पानी के अंदर देखने कोई भी वस्तु का वजन हम लोग कम ही नहीं लगता, कम ही आता है ना। पत्थर उठाते तो उतना ज़्यादा वजन लगता है पानी के अंदर, उठा के देखें हैं। उसके बाद 807। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो आर्किमिडीज को जाता है। क्वेश्चन नंबर 808। देखो नील्स बोर ने क्या कहा था, क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की तथा नाभिकीय विखंडन एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने। केपलर ने सौरमंडल के ग्रह की गति का सिद्धांत दिया था। कैन थुथरफोर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 808। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान पर। तरल पदार्थ का घनत्व और डूबी वस्तु का आयतन पर निर्भर करता है। हाँ, तरल पदार्थ का घनत्व और इस पे डूबी गई वस्तु के आयतन पर। ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 809। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि उत्प्लावन बल एक वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, नहीं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु अच्छा, के हाँ, भार ये से डूब कम जाएगा। हो तो वस्तु तैरती है। यदि एक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगा, उत्प्लावक बल अगर कम होगा, उत्प्लावक बल तो नीचे जो धकेलता है वो बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु तो नीचे जाएगी ना। कोई वस्तु को उत्प्लावक बल मतलब वह बल जो पानी नीचे से ऊपर तरफ लगाता है। तो उत्प्लावक बल कम रहेगा, वस्तु पूरा भारी दे देंगे, वो बल को लगा पाएगा तो वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यदि उत्प्लावक बल, दूसरा ऑप्शन में, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी, एकदम तैरेगी। ये वस्तु अगर मान लो 5 किलो का है, वो 6 की वस्तु 5 न्यूटन का है और उत्प्लावक बल नीचे से 6 न्यूटन का बल लगा रहा है तो उसको नीचे आने देगा, नहीं देगा, उसको कहाँ तैरेगा, धकेलेगा ऊपर। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरेगी, नहीं तैरेगी, वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 810। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपातित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 811 811 किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 812 जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एवं उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? वही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 813 आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड का अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल इनमें से किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार के बराबर। 814 क्वेश्चन नंबर 814 पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 815 जहाज की गति की वृद्धि किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत फैराडे ने कौन सा नियम दिया था? विद्युत परिपथ से संबंधित नियम दिया था फैराडे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 816 में ऊपरी प्रणोद और भार डैश प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार ये विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। देखो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यानी किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? प्रणोद। किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहती है प्रणोद के असाई मात्रा kg/s² या न्यूटन होता है। ऊपरी प्रणोद ऊपर की दिशा में और भाग नीचे की दिशा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 818 किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी 817 है 817 क्वेश्चन कितना बोले? 818 बोले 817 है। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? बॉयंट फोर्स कहा जाता है। यानी किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को उत्प्लावन बल इसी को इंग्लिश नाम है बॉयंट फोर्स या उत्क्षेप कहते हैं। उत्प्लावक बल को उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 818 एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप बल। क्वेश्चन नंबर 819 यदि आप एक गिलास में पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर आएगा? नहीं आएगा। सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। जल स्तर पूर्वोत्तर रहेगा? हाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 820 यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो उत्क्षेप तरल द्वारा किधर कैसे होगा? डूब रही यानी वस्तु के भार से कम लग रहा है तभी तो वो डूब रही है ना। अधिक लगता तो वो डूबने देता? नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 820 सर को यहाँ कुछ दिया हुआ है 821। देखो स्थिति 1 में है यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। और दूसरा स्थिति क्या है? यदि वस्तु का भार W हटाए गए द्रव भार W के बराबर है तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी। पूरा तरह से डूब जाएगा लेकिन फिर भी कहाँ ऊपर में ही तैरेगा, तैरती रहेगी क्योंकि परिणामी बल शून्य होगा। स्थिति तीसरा स्थिति में क्या है कि यदि महत्तम उत्प्लावक बल W1 वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरती हुई दिखाई नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 821 उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं कैसे कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 822 यदि किसी द्रव तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है?
तो उत्क्षेप बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 823, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। ऊपर के जो काम करता है उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 824, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। वो हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग तो आर्किमिडीज नहीं किया है। डिजाइनिंग क्या है? नहीं। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ये तो इसका डिजाइन तो किया है आर्किमिडीज ही। इसी के अनुसार न जहाज पानी में क्या होता है? तैरता है। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज। देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमीटर पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग तथा हाइड्रोमीटर आदि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। वायुयान हवाई जहाज की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें पंखों का आकार ऐसा होता है कि हवाई जहाज हवा का दबाव पंखों के ऊपर कम नीचे ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 825, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर नहीं है। ठीक है।